सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे होम साइंस। होम साइंस की जो परीक्षाएँ होती हैं टीएसटी, पीएसटी, एलटीजी, आईसीडी, ट्रिपल एसबी, यूसी नेट, ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की क्लास में हम वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार-बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए, जो बच्चे होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं टीएसटी, पीएसटी, एलटीजी, आईसी, डीट्रिपल एससी, यूसी नेट, ये उनके लिए बहुत ही सहायक और महत्वपूर्ण है, तो वो लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। आज की क्लास में वन लाइनर क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। असम की महिलाएं विशेष अवसरों पर एक विशेष चादर धारण करती हैं, जिसे कहते हैं। असम की जो महिलाएं होती हैं विशेष अवसर पर एक चादर धारण करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको मेखला चादर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो असम की महिलाएं होती हैं विशेष अवसरों पर एक चादर धारण करती हैं, जिसको मेखला चादर कहा जाता है। अगला है कछोरा साड़ी। कहाँ की है? कछोरा एक प्रकार की साड़ी है। प्रश्न पूछा गया ये कहाँ की है? तो ये जो है कछोरा साड़ी आपकी छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की कढ़ाई में आनंद, विश्वास, समृद्धि, खुशहाली, सुहाग आदि को जोड़ा जाता है। आदि को जोड़ा जाता है तो ये होता है आपका पंजाब की फुलकारी में। पंजाब की फुलकारी में आनंद, विश्वास, समृद्धि, खुशहाली, सुहाग आदि को जोड़ा जाता है। वो उसी जो फुलकारी होती है ये आनंद, सुहाग और खुशहाली का प्रतीक होती है। अगला प्रश्न है पीपली एम्ब्रॉयडरी, जिसको चंदुआ एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं, का संबंध किससे है? पीपली एम्ब्रॉयडरी या फिर चंदुआ एम्ब्रॉयडरी जो होती है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध उड़ीसा से है। अगला प्रश्न है कौन सी कढ़ाई कसूती नहीं है? ये गवंती भी आपका कसूती में आता है, मेथी भी आपका कसूती में आता है, मुर्गी भी आपका कसूती में आता है, लेकिन जो फंदा है ये आपका कसूती में नहीं आता है, तो इसलिए सही उत्तर आपका हो जाएगा फंदा। अगला प्रश्न है जब वस्त्र तंतु की अवस्था में रंगा जाता है तो उसे कहते हैं, उसे टॉप रंगाई कहते हैं। और इस प्रकार की रंगाई का प्रयोग ऊन के रेशों के लिए किया जाता है और जो स्टाक रंगाई होती है उसका प्रयोग प्राकृतिक रेशों को रंगने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है बाटिक छपाई का शुभारंभ हुआ था, तो बाटिक छपाई का जो शुभारंभ हुआ था वो इंडोनेशिया के जावा में हुआ था। अगला प्रश्न है सल्फर डाई है जल में घुलनशील। जो सल्फर डाई होती है ये कैसी होती है? ये जल में घुलनशील होती है और जल में अघुलनशील होती है। सॉरी, जो सल्फर डाई होती है ये जल में अघुलनशील होती है, ये जल में घुलती नहीं है। इसके साथ ही जो नेफ्थॉल डाई होती है ये भी जल में नहीं घुलती है और जो डिस्पर्स डाई होती है यह भी जल में नहीं घुलती है। तो सल्फर डाई और नेफ्थॉल और डिस्पर्स डाई जो होती है ये जल में अघुलनशील डाई होती है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं सेल्यूलोज तंतु के लिए सही डाई नहीं है। जो सेल्यूलोज तंतु होते हैं, जो वानस्पतिक रेशे होते हैं उसको हम सेल्यूलोज तंतु कहते हैं, तो उसके लिए कौन सी डाई सही नहीं होती है? तो इसके लिए डिस्पर्स डाई सही नहीं होती है। इससे जो सेल्यूलोजिक जो तंतु होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, इसलिए सेल्यूलोजिक तंतुओं का रंगाई कभी भी डिस्पर्स डाई से नहीं करना चाहिए। डिस्पर्स डाई का जो अच्छा प्रभाव पड़ता है वो पॉलिएस्टर के तंतुओं पर पड़ता है, इसलिए पॉलिएस्टर के वस्त्रों को रंगने के लिए डिस्पर्स छपाई या फिर डिस्पर्स रंगाई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एसिड डाई है, एसिड डाई जल में घुलनशील होती है। अगला है एजोडाई को कहते हैं, एजोडाई को क्या कहते हैं? एजोडाई जो होती है इसको रेपिडोजन डाई भी कहा जाता है। जो एजोडाई होती है इसको रेपिडोजन डाई के नाम से भी जाना जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? तो सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है वो 40% होता है। कार्बोज को कहा जाता है CHO। जो कार्बोज होता है उसको CHO कहा जाता है। CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों अणु आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? कार्बोज का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है
जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है ये क्या होती है, इसमें ग्लूकोज का पायरूबिक एसिड में बदलना ही ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहलाती है। जो ग्लूकोज होता है जब वो पायरूबिक एसिड में बदलता है तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहा जाता है। अगला है 1 टीस्पून का अर्थ क्या होता है, तो 1 टीस्पून का अर्थ होता है 5 ml। अगला प्रश्न है मधुमेह के रोगियों को कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप नहीं देना चाहिए, तो मोनोसैकेराइड्स का रूप नहीं देना चाहिए। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं एक कड़वी शक्कर, ये तुरंत जाके ब्लड में मिल जाती है, इसलिए इसको जो भी मधुमेह के रोगी होते हैं उनको नहीं देना चाहिए, बल्कि किसको देना चाहिए, पॉलीसैकेराइड्स को देना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से व्यक्तित्व की विशिष्टताएं कौन सी हैं। ऑप्शन ए है निजी हस्ताक्षर, बी है फैशन शैली की अस्वीकृति, सी है बराबर के व्यक्तियों के साथ पहचान, डी है समूह का हिस्सा बनने की इच्छा। तो इसमें जो आपका सही है व्यक्तित्व की कौन सी विशिष्टता है, तो इसमें निजी हस्ताक्षर भी होता है, फैशन शैली की अस्वीकृति भी होती है और समूह का हिस्सा बनने की इच्छा भी होती है, बल्कि बराबर के व्यक्तियों के साथ पहचान की कोई इच्छा नहीं होती है। इसलिए ए, बी और डी आपका सही है, सी वाला आपका नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्तित्व की विशिष्टता नहीं होती है कि बराबर के व्यक्तियों के साथ पहचान बनाना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका नागपुर में स्थित है। सर्वप्रथम सिलाई मशीन के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, तो इलियास हो को जाता है, कहीं पे होवी भी लिखा होता है, तो इलियास होवी को जाता है। अगला है एक लकड़ी को गोल लंबी छड़ के आगे लगे दांतों वाला पहिए नुमा यंत्र एक ओर से दूसरे ओर कपड़े पर निशान लगाने के काम आता है, कहलाता है, तो ये कहलाता है ट्रेसिंग व्हील कहलाता है। इसका जो ट्रेसिंग व्हील का जो आकार होता है, ये जो साइकिल का जो चैन जिस पे चढ़ाया जाता है, जो चक्र होता है उस टाइप का होता है, उसमें हैंडल लगा होता है, उसमें दांते निकले हुए होते हैं, उसको कपड़े के ऊपर चलाया जाता है जिससे उसके दांते कपड़े में धंस जाते हैं और निशान लग जाता है, तो इस यंत्र को ट्रेसिंग व्हील कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस काल में सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ था, ब्रिटिश काल में सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ था। अगला है ऊनी कपड़ों पर निशान को गहरा करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो वैक्स चॉक का प्रयोग करते हैं। ऊनी कपड़ों पे गहरा निशान लगाने के लिए वैक्स चॉक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मशीन के कौन से भाग में फंसे रेसे धागे एवं धूल मिट्टी को साफ करना चाहिए, तो ये दंतराल वाला जो भाग होता है इसमें जो भी रेसे होते हैं, धूल मिट्टी होती है, उसको साफ करने का काम करना चाहिए, इससे मशीन आपकी अच्छी और हल्की चलेगी। अगला प्रश्न है कौन से पुर्जे से सिलाई करते समय कपड़ा स्वयं मुड़ता जाता है, तो ये जो है एडजस्टेबल हेमर होता है, इसकी सहायता से जो सिलाई करते हैं आप, तो जो कपड़ा होता है वह खुद या फिर स्वयं से मुड़ता हुआ चला जाता है। अगला प्रश्न है मशीन नीडल पर किस दिशा में प्रकाश ठीक से आता है, तो मशीन नीडल पर जो प्रकाश है वो बाईं ओर से बहुत ही ठीक प्रकार से आता है या फिर अच्छी प्रकार से आता है, क्योंकि बाईं ओर का जो स्पेस होता है वो खुला हुआ होता है। अगला प्रश्न है सामान्य मशीन में तेल डालने वाले छिद्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपकी 27 होती है। अगला प्रश्न है बाबिन भरते समय सुई की चाल को रोकने वाले पुर्जे का नाम क्या है, तो वो स्टॉप मोशन स्क्रू होता है। अगला है ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को कहते हैं। ब्राउन शीट पर माप के निशान लगा करके किसी पैटर्न को काटने को क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं। जब हम किसी ब्राउन शीट पे निशान लगा करके फिर कोई पैटर्न काट लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं। कोर्ट में प्रमाणबद्ध शरीर के नाप लेने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो कोर्ट में प्रमाणबद्ध शरीर के नाप लेने के लिए सीपीजी जो मेजरिंग टेप होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला है सुई को मशीन में फिट करने वाली चुटकी क्या कहलाती है, तो क्लैंप स्क्रू कहलाती है। क्लैंप स्क्रू के द्वारा हम क्या करते हैं, मशीन में सुई को फिट करते हैं। अगला है परिधान निर्माण के माप का उपकरण नहीं है, पेंसिल भी है, नोटबुक भी है,
मापक टेक भी है लेकिन कार्बन पेपर नहीं है। अगला प्रश्न है, अच्छा प्राणी होना जीवन की सफलता के लिए पहली बात है। पहली बात है, अच्छे प्राणियों का राष्ट्र की खुशहाली निर्भर करती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हर्बर्ट स्पेंसर का है। अच्छा प्राणी होना जीवन की सफलता के लिए पहली बात है। अच्छे प्राणियों पर राष्ट्र की खुशहाली निर्भर करती है। यह कथन किसका है? तो ये जो है हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में संदेश भेजने वाले तथा संदेश प्राप्त करने वाले के बीच अगर अविश्वास की भावना होती है तो वह किस प्रकार के संचार का अवरोधक होता है? तो ये जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवरोधक होता है। इसमें क्या बताया गया है कि जो संप्रेषण में संदेश भेजने वाला है तथा संदेश प्राप्त करने वाला है, दोनों के बीच में क्या हो गया है? अविश्वास पैदा हो गया है। तो वह किस प्रकार के संचार का अवरोध कहलाता है? तो ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवरोध होता है। अगला प्रश्न है, अधिगम का मुख्य चालक क्या है? तो अधिगम का मुख्य चालक अभिप्रेरणा होता है। जब हम आंतरिक या फिर बाह्य रूप से अभिप्रेरित होते हैं तभी हम अधिगम कर सकते हैं या फिर कोई नई चीज़ सीख सकते हैं। अगर हम अभिप्रेरित नहीं होते हैं तो हम किसी भी प्रकार का अधिगम नहीं कर सकते या फिर कोई चीज़ नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए जो अधिगम ये अभिप्रेरणा होती है, ये क्या होती है? अधिगम के लिए मुख्य चालक होती है। अगला है, मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है। तो मानव विकास को हम प्रयोगात्मक विधि से पढ़ते हैं, उपचारात्मक विधि से पढ़ते हैं, व्यक्तित्व इतिहास विधि से पढ़ते हैं, लेकिन पुस्तक विधि से हम मानव विकास को नहीं पढ़ते हैं। कपड़े को समतल सतह प्रदान करता है। तो थ्रोड प्लेट जो होता है वो कपड़े को समतल सतह प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, वस्त्र पर पैटर्न के सभी हिस्सों को सही तरीके से बिछाना कहलाता है। जब हम वस्त्र के ऊपर पैटर्न के सभी हिस्सों को बिछा देते हैं तो वो क्या कहलाता है? लेआउट कहलाता है। सिलाई उधेड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो रीपर का उपयोग किया जाता है सिलाई उधेड़ने के लिए। 10 से 14 इंच तक की कैंची को क्या कहते हैं? तो 10 से 14 इंच की जो कैंची होती है उसको सीयर्स कहते हैं। सलवार के पायजामे सुंदर बनाने वाले सहायक पुर्जे का क्या नाम है? तो जिग जैगर है। डार्निंग सुई का आकार कैसा होता है? तो मुड़ी हुई आकार की डार्निंग सुई होती है। कैम्फनर आहार का प्रयोग होता है। तो उच्च रक्तचाप के लिए कैम्फनर आहार का प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित होता है उसके उपचार में कैम्फनर आहार दिया जाता है। सिलाई मशीन के ऊपर मुड़े हुए भाग को कहा जाता है। तो मुड़े हुए भाग को बाहु कहा जाता है। अगला है, बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है। तो वंशानुक्रम बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक होता है। अगला है, वस्त्र को काटने के पश्चात किए गए नाप के आधार पर कटाई हेतु बनाई गई वस्त्र की आकृति को कहते हैं। तो ड्राफ्टिंग कहते हैं। वस्त्र को काटने के पश्चात क्या किया जाता है? नाप के आधार पर कटाई हेतु बनाई गई जो वस्त्र की आकृति को कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कहते हैं। अगला है, हाथ की मशीन से सिले कपड़े में मजबूती लाने के लिए किस टाँके का प्रयोग किया जाता है? तो ये बखिया का प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्टिंग में आर्म होल व गले की गोलाइयों की शेप के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। गोलाई को बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू सिलाई मशीन का नाम फैमिली मॉडल है। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ कर देते हैं, जो यह प्रदर्शित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। किससे होता है? पुनर्बलन से या फिर प्रबलन से प्रभावित होता है। बच्चों में स्वयं भोजन करने का कौशल किस अवस्था में विकसित हो जाता है? तो ये 3 से 4 वर्ष तक की अवस्था में विकसित हो जाता है। अगला है, बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे कहलाता है। तो जो बालक दोनों हाथों का प्रयोग करता है वो उभय हस्त कहलाता है या फिर एम्बिडेक्स्ट्रस कहलाता है। एम्बिडेक्स्ट्रस कहलाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एर्गोनॉमिक्स या फिर श्रम दक्षता शास्त्र कहा जाता है। अगला है, 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से क सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं। यह कौशल है। यह कौशल जो होता है, अगर कोई बच्चा है कैंची से एक सीधी रेखा में कागज को काटता है तो ये जो कौशल होता है ये आपका सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है।
अगला है बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारी कारक है, तो बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारी कारक उसका सामाजिक अंतःक्रिया है। वो जितना ज़्यादा एक दूसरे से अंतःक्रिया कर पाएगा, उसका सामाजिक विकास उतने ही तीव्र गति से और बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। अगर उसको अंतःक्रिया करने का अवसर नहीं मिलेगा, तो उसका सामाजिक विकास अच्छे ढंग से नहीं होगा। अगला है बच्चों का यौन अपराध से संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ था, तो बच्चों का यौन अपराध से संरक्षण अधिनियम को हम पॉक्सो कहते हैं, जो कि 2012 में पारित हुआ है। अगला है समाज मानवीय संबंधों का संपूर्ण जाल है, यह कथन किसका है? तो ये मैकाइवर और पेज का है। समाज मानवीय संबंधों का संपूर्ण जाल है, यह कथन मैकाइवर और पेज का है। किस अवस्था में बच्चे हम उम्र के लोगों के साथ मित्र बनाते हैं? तो ये किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, वो हम उम्र के साथियों के साथ मित्र बनाना पसंद करते हैं। अगला है बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है, तो ये 1 से 2 वर्ष तक की अवस्था में बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है। अगला है एक विवाह ही विवाह का आदिम स्वरूप है कथन है, ये वेस्टरमार्क का कथन है कि एक विवाह ही विवाह का आदिम स्वरूप है, ये कथन वेस्टरमार्क का है। ये आप देख सकते हैं एक विवाह का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये वेस्टरमार्क के द्वारा दिया गया था। इनकी पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। इसी में इन्होंने बताया कि एक विवाह का सिद्धांत जो होता है वो आदिम सिद्धांत होता है। इसको किसने दिया था? वेस्टरमार्क ने दिया था। तो इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वो वेस्टरमार्क ही होगा। एक विवाह ही विवाह का आदिम स्वरूप है, यह कथन किसका है? ये वेस्टरमार्क का है। कपाड़िया ने किस विवाह को प्रतिबंधित विवाह कहा है? तो अनुलोम विवाह को कपाड़िया ने प्रतिबंधित विवाह कहा है। कौन संचार की आधुनिक विधि नहीं है? तो ये जो है प्रशिक्षण श्रेष्ठता वृद्धि जो है प्रशिक्षक श्रेष्ठता विधि जो है वो संचार की आधुनिक विधि नहीं है, बल्कि व्याख्यान भी है, सूक्ष्म शिक्षण भी है, शिक्षक वार्तालाप भी है, ये सभी आधुनिक है, लेकिन प्रशिक्षक श्रेष्ठता विधि ये आधुनिक नहीं है। अगला प्रश्न है वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय में से ही साथी चुनना होता है, क्या कहलाता है? तो यह प्रश्न है इस तरह से पूछा गया है कि वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय में से ही अपने विवाह के लिए जीवन साथी ढूँढना पड़ता है या फिर खोजना पड़ता है, तो इस तरह की व्यवस्था क्या कहलाती है? इस तरह की व्यवस्था एंडोगामी कहलाती है। मनु के अनुसार हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? तो मनु के अनुसार हिंदू विवाह के टोटल 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें 8 में से 4 उच्च होते हैं और 4 निम्न श्रेणी के विवाह होते हैं। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लोग यूपी, टीएसटी, पीएसटी, एलटी, जीआईसी, DSSB, यूसी नेट आदि की तैयारी कर रहे हैं। क्लास यहीं पे समाप्त होती है।